सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय हाई स्कूल अंगौथा, जनपद मैनपुरी से। मैं संस्कृत शिक्षिका के रूप में आज संस्कृत व्याकरण में आप लोगों के समक्ष उच्चारण स्थान एवं प्रयत्नों के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले उच्चारण स्थानों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको इसकी भूमिका से परिचित करा देती हूँ। जो उच्चारण स्थान है वो उसकी पृष्ठभूमि ध्वनियों से है। ध्वनि संस्कृत का शब्द है और इसकी निष्पत्ति ध्वनि शब्दे धातु से हुई है। पाणिनीय संस्कृत व्याकरण के जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उनको ध्वनि की संज्ञा प्रदान की गई है। ध्वनि के मुख्य आधार दो हैं, एक स्थान, दूसरा प्रयत्न। ठीक है, सबसे पहले प्रमुख शिक्षण बिंदुओं पर दृष्टि डाल लेते हैं। पहला है उच्चारण स्थानों का परिचय। जो ध्वनियां हैं उनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं वो आपको इस बारे में बताया जाएगा। फिर उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण, उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान द्वारा उच्चरित होता है। आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थानों के वर्गीकरण के अंतर्गत दो भाग होते हैं, एक आभ्यंतर और दूसरा बाह्य प्रयत्न का। ठीक है, अब इसके आगे हम चलते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान वर्ण जहां से उत्पन्न होता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्ण यानी ऐ युड़ ऋल रक इत्यादि जो क ख ग घ इत्यादि जो भी वर्ण हैं, जितनी भी भाषाओं में जो भी वर्ण हैं, वो जिन स्थानों से उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं, उनको उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। उच्चारण स्थानों को वाक्यंत्र और ध्वनि यंत्र भी कहा जाता है। इसी को वाक्यंत्र कहते हैं, इसी को ध्वनि यंत्र कहते हैं। और ये है कौन कौन से? सामान्यतः उच्चारण स्थानों को 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूलम। यानी कि हमारे मुख विवर में जो कंठ इत्यादि जो उच्चारण स्थान हैं, जिनसे हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उनको उच्चारण स्थान कहते हैं। और इनको मुख्यतः 7 भागों में बांटा गया। जो मुख्य उच्चारण स्थान है वो 7 है। कौन कौन से? कंठ, तालु, सर्वप्रथम आता है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूलम। तत्पश्चात 2 उच्चारण स्थान वाले वर्णों की संख्या 10 है। कुछ ध्वनियां ऐसी भी हैं जो एक साथ 2 उच्चारण स्थानों से बोली जाती हैं, जैसे मुख नासिका से एक साथ, कंठ होठों से एक साथ। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो कंठ और होठ एक साथ जिसमें सक्रिय होता है, कुछ में मुख और नासिका एक साथ सक्रिय होती है। वो 10 ध्वनियां कौन सी हैं वो भी समझ लेते हैं। या म ड़ न, ए ऐ ओ औ और वा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 ध्वनियां हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 ध्वनियां ऐसी हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से बोली जाती है। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चरित किए जाते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थानों को बताने के लिए निम्नलिखित सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सा वर्ण किस उच्चारण स्थान से उच्चरित किया जाएगा, इसके पाणिनीय व्याकरण में विशेष नियम बताए गए हैं। उन नियमों के अंतर्गत पहला सूत्र आता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। प्रत्येक सूत्र अपनी व्याख्या स्वयं करता है। ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ हम सूत्रों को यदि ध्यान से समझ लेंगे तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक सूत्र अपनी व्याख्या स्वयं करता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अ छोटा अथवा बड़ा। ठीक, कु के अंतर्गत क्या आता है? संपूर्ण का वर्ग। वर्ग से मतलब है क ख ग घ ण। ठीक, पूरा का वर्ग। और ह और विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण स्थान, विसर्ग यानी कि ये जो 2 चिन्ह होते हैं वो इनका उच्चारण स्थान कंठ
है, या ये कंठय ध्वनियां कहलाती हैं। ये कंठय ध्वनियां हैं। बहुत सारे लोग वर्णों के उच्चारण स्थान में कई प्रकार की त्रुटियां करते हैं। यदि हमें ये उच्चारण स्थानों के नियम पता हो तो हम वर्णों को शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। दूसरा हमारा नियम आता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, छोटी ई अथवा बड़ी ई। चू, चू का अर्थ है संपूर्ण। च वर्ग, वर्ग से मतलब च छ ज झ व। और या और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है। छोटा आ, छोटी ई, बड़ी ई, चू यानी पूरा, च वर्ग, या और शा, इनका उच्चारण स्थान तालु है। यानी कि इनका जो उच्चारण होता है वो उसका मुख्य जो वाक्य यंत्र है वो तालु है। तालु के आश्रय से ही इनका हम उच्चारण कर सकते हैं। लृतु लसा नाम दंतः। तीसरा सूत्र आता है लृतु। ल, ठीक है। तू, तू यानी संपूर्ण। त वर्ग, त वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, ये पांचों वर्ड आ जाएंगे। वर्ग। तू यानी कि ऊ, जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है, वो ये इंगित करता है, वो संपूर्ण अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। यानी कि तू यानी त वर्ग और ल। लरा, पहले आएगा लरा, फिर त वर्ग, फिर ल और सा। इनका उच्चारण स्थान दांत है। ये दंत्य ध्वनियां हैं। कैसे भी आप लोग इस बात को समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि ये दंत्य ध्वनियां हैं। ऋतु रसाणाम मूर्धा। री, ऋषि वाली री। टू, टू यानी कि छोटे ऊ की मात्रा लगी है तो ये क्या बताती है? संपूर्ण वर्ग। पूरा का पूरा ट वर्ग। ट ठ ड ढ ण और र। और षटकोण वाला श, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ठीक। उसके बाद आता है सूत्र उपपद्यमानीय नामोष्ठौ। उपपद्यमानीय नामोष्ठौ। उप, ऊ, छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ। ठीक। पू, पू से फिर से वही पूरा का पूरा प वर्ग। प फ ब भ म। प फ ब भ म। मानियो नामोष्ठौ। ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। प, पूरा का पूरा प वर्ग। और फ। ये उपपदमानीय कहलाते हैं। इनके चिन्ह ऐसे होते हैं, ऐसे। ठीक है। इनका उच्चारण स्थान ओष्ठौ, ओठ है। ओष्ठ है। आगे चलते हैं। यमगणनम नासिका। य म ग ड़ न, ये 5 वर्ण, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ठीक। ये नासिका द्वारा उच्चरित होते हैं। यानी कि ये वो उच्चारण स्थान है जिनको हम जब उच्चरित करते हैं, इनकी जब ध्वनि निकालते हैं तो हमें नासिका का आश्रय लेना पड़ता है। ये देतौ कंठ तालु। इसके बाद के जो सूत्र हैं वो ज्यादातर दो उच्चारण स्थानों से बोले जाते हैं। जो भी वर्ण है इसके बाद
वो दो उच्चारण स्थानों से, जैसे कि ए और आई, माफ कीजिए, ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ठीक, वो दो तो कंठोष्ठम, ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। ठीक, ये कंठ और ओष्ठ मिलाकर के बोला जाता है। वकारस्य दंतोष्ठम, जो वा है, वा वट वाला, इसको दंत्य और ओष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम, इसको दांत और ओठ से बोला जाता है। अंत में आता है जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जो जिह्वामूलीयस्य है, जो जिह्वामूलम है, वो जिह्वामूल से बोला जाता है। ये जो ध्वनियां है, जिह्वामूली क्या है, का और खा, ये दो ध्वनियां जो है का और खा, ये इनका चिन्ह है। इसका उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। इनको हम इन समस्त नियमों को हम बाकायदा प्रयोग करके भी देख सकते हैं। ये जो नियम मैंने बताए हैं, जो पर्णीय ध्वनि विज्ञान में लिखा है, जो उच्चारण स्थानों के नियम उपयोग में आते हैं, अगर हम इनको देखें तो जैसे कि कोई भी वर्ड हम श ले लेते हैं, जो ये श है वो तालु से बोला जाता है, इसीलिए इसे तालव्य बोलते हैं। ठीक, इसीलिए इसको तालव्य बोलते हैं। ये वाला जो सा है, ये दांतों से बोला जाता है, यानी कि इसके उच्चारण के समय हमारी जिह्वा जो है वो दांतों की नोक को टच करती है जिह्वा, तो इसलिए वो लृतु लसानाम दंतः, ये वाला सा दंत्य कहलाता है। और जो मूर्धन्य श है वो ये है, इसको बोलते समय हमारी जिह्वा जो है वो मूर्धा के उच्च भाग को छूती है, इसलिए ये मूर्धन्य श कहलाता है। इन्हीं नियमों के तहत समस्त वर्णों का उच्चारण किया जाता है। जो ध्वनियों के वर्गीकरण के मुख्य दो आधार मैंने आपको इससे पूर्व में बताए, कौन कौन से, एक स्थान और दूसरा प्रयत्न। ध्वनियों के उच्चारण के दो अंग कौन कौन से प्रधान अंग हैं, एक स्थान, उच्चारण स्थान, जिसको वाक्यंत्र या ध्वनियंत्र कहा जाता है, जिसका मैंने आपको अभी बताया। अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, येचु यशा नाम तालु, लृतुलसा नाम दंता, यमगणनम नासिका, उपपद्मानि ओष्ठौ इत्यादि इत्यादि जो सूत्र थे वो विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान थे। उसके पश्चात आता है प्रयत्न। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में प्रयत्न दो है। ठीक, उच्चारण स्थानों के जो प्रयत्न क्या है, वर्णों के उच्चारण करते समय या वर्णों का जो उच्चारण किया जाता है उसमें जो मुख विवर द्वारा प्रयास करना पड़ता है, जो कोशिश करते हैं हम, जो वायु का आवागमन होता है उसको हम प्रयत्न कहते हैं। वायु के आवागमन द्वारा ही ध्वनियों की उत्पत्ति होती है और वर्णों की निष्पत्ति होती है। तो प्रयत्न को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि बोलते समय जो वर्णों के उच्चारण में हमें प्रयास करने पड़ते हैं वो प्रयत्न कहलाते हैं, जो कि दो प्रकार के हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, जो प्रयत्न मुख विवर के अंदर होते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं, यानी वर्णों के उच्चारण के समय जो मुख विवर के अंदर प्रयत्न होते हैं, उन जो कहते समय या बोलते समय जो उच्चारण स्थानों द्वारा आंतरिक प्रयास होता है वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, और जो बाहरी प्रयास होते हैं वो जो उच्चारण के बाद उसको ध्वनि को संचालित करने में जो कार्य करते हैं वो बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के हैं और आंतरिक प्रयत्न 5 प्रकार के हैं। पहला प्रयत्न है स्पृष्ट। स्पृष्ट है क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण हैं वो
क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण हैं वो स्पष्ट प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक है, इनको स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? ये स्पर्श वर्ण भी कहलाते हैं। ठीक है, इन क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण हैं, इनके उच्चारण के समय जिह्वा जो है वो विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई ध्वनि करती है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। ये बात समझने वाली है कि इनको स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि जिह्वा जो है विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, इसलिए ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या है 25 और ये क से लेके म तक बोले जाते हैं। ठीक, उसके बाद है ईसत स्पृष्ट। ईसत स्पृष्ट वो है जो जिसमें जिह्वा को थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, यानी कि जिह्वा इसमें थोड़ा सा स्पर्श करती है, विभिन्न उच्चारण स्थानों को जिह्वा थोड़ा सा प्रयास करती है, थोड़ा सा स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उसको ईसत स्पृष्ट कहते हैं। और ये वर्ण है या, व, र और ल। ये 4 वर्ण जो हैं वो ईसत स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं और इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। इनका क्या कहते हैं? अंतस्थ। ये वर्ण अंतस्थ कहलाते हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श। ये कहलाते हैं अंतस्थ। तत्पश्चात आता है विव्रत। विव्रत क्या है? विव्रत जो प्रयत्न है इसमें मुख विवर पूर्णतः खुला रहता है। मुख विवर जो है इन वर्णों के उच्चारण के समय पूरी तरह से खुला रहता है। इसमें पूरे के पूरे 13 स्वर आते हैं। जो 13 स्वर हैं उनका प्रयास विव्रत प्रयास कहलाता है। अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनको बोलते समय हमारा मुख विवर पूर्णतः खुला रहता है, इसलिए ये विव्रत प्रयत्न कहलाते हैं। फिर आता है ईसत विव्रत प्रयत्न। ईसत विव्रत जो कि इसके नाम से ही समझ में आ जाता है कि ईसत यानी थोड़ा सा, विव्रत यानी खुला हुआ। जिन वर्णों के उच्चारण में हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है या हमारा मुख विवर थोड़ा सा खुलता है, उनको हम ईसत विव्रत प्रयत्न कहते हैं। ये तीनों प्रकार के स, श, श और ह, ये जो 4 वर्ण हैं ये ईसत विव्रत प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इनको ऊष्मीय वर्ण भी कहते हैं। अब आता है इनको ऊष्मीय वर्ण भी कहते हैं, ये भी लिख देते हैं। इनको ऊष्मीय वर्ण भी कहते हैं। और संव्रत, संव्रत यानी कि सिर्फ छोटा आ, सिर्फ एक वर्ण। संव्रत प्रयत्न जो है वो मात्र छोटे आ, ह्रस्व आ में ही संव्रत प्रयत्न किया जाता है। इसमें एक ही वर्ण आता है। आप लोगों ने समझा प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न वो जो उच्चारण करते समय मुख विवर के अंदर करना होता है, अंदर होता है, वो आभ्यंतर प्रयत्न है। और उच्चारण करते समय जो प्रयत्न बाह्य प्रयत्न होते हैं, बाहरी उच्चारण स्थानों को छूते हुए आते हैं, बाहरी उच्चारण स्थानों को प्रयोग में लाते हैं, वो बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकारों पर। आभ्यंतर प्रयत्न है 5 प्रकार के। कौन सा? स्पृष्ट। 25 वर्ण जो क से लेकर के म तक हैं, क वर्ग से प वर्ग तक जो 25 वर्ण हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। उनका प्रयास स्पृष्ट प्रयास कहलाता है। दूसरा ईसत स्पृष्ट प्रयास। इसमें मुख विवर में जो जिह्वा है, विभिन्न उच्चारण स्थान है, जिह्वा, तालु इत्यादि, वो मुख विवर को थोड़ा स्पर्श करते हैं, इसलिए वो ईसत स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। ये वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, या, व, र, ल। ठीक, आगे चलते हैं विव्रत, जिसमें मुख विवर पूरा खुला रहता है। वो 13 स्वर आते हैं उसके अंतर्गत।
और वो स्वर आ है, बड़ा है, ई है, बड़ी है, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री इत्यादि ये 13 स्वर जो हैं वो विव्रत के अंतर्गत आते हैं, विव्रत प्रयत्न कहलाता है। फिर ईशत विव्रत प्रयत्न, यानी कि जिसमें थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, थोड़ा मुख विवर को खोलना पड़ता है और उनका प्रयास जो है वो ईशत विव्रत कहलाता है। इसके अंतर्गत 4 हमारे वर्ण आते हैं। कौन कौन से? स, श, स, हा। और ये ऊष्मीय वर्ण कहलाते हैं क्योंकि इनके बोलते समय मुख विवर में वायु की रगड़ से एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, जिस कारण इनको ऊष्मीय वर्ण कहते हैं। अंतिम है हमारा 5वां प्रयत्न है संवृत, जिसमें छोटा आ आता है। एक ही वर्ण है संवृत जिसका प्रयास संवृत के अंतर्गत होता है और उसमें छोटा आ, ह्रस्व आ की गिनती आती है। तत्पश्चात हम आते हैं बाह्य प्रयत्नों पर। वर्गीकरण के अंतर्गत 2 प्रधान अंग आए। कौन कौन से? एक स्थान, दूसरा प्रयत्न। विभिन्न उच्चारण स्थानों के बारे में हमने जाना। तत्पश्चात हमने प्रयत्नों के बारे में जाना। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न एकादश है, यानी बाहरी प्रयत्नों की संख्या 11 है। ये 11 प्रयत्न कौन कौन से हैं? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनमें हालांकि माध्यमिक में कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में बाह्य प्रयत्नों का विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं है, नाम मात्र ही परिचय दिया गया है। फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें भी समझते हुए चलते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, वायु को ऊंचा करके बोलना, वायु को नीचा करके बोलना। उदात्त, जो उच्चारण स्थानों के ऊपरी भागों से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो उदात्त कहलाते हैं। जो उच्चारण स्थानों के निचले भागों से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो अनुदात्त वर्ण कहलाते हैं। और जो ना ही ऊपरी भागों से और ना ही नीचे के भागों से उच्चारण किया जाता है, यानी कि जिनका उच्चारण स्थान मध्य से किया जाता है, वो स्वरित प्रयत्न कहलाती है। इस प्रकार से ये बाह्य प्रयत्नों के अंतर्गत आपके एकादश प्रयत्न हो जाते हैं। ये अंतिम चरण में हम आते हैं गृह कार्य पर। जो आपको उच्चारण स्थान इत्यादि जो समझाया है, जो आपको मैंने बता पाया, उस विषय में जो आपने सीखा उसी के आधार पर कुछ गृह कार्य आप करें। निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान आपको बताने हैं। क, ख, ह, यमगणना, च वर्ग, उ, प, फ। विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्वरों के उच्चारण स्थान बताने हैं। छोटा आ, इसमें हम बड़ा भी कर सकते हैं। छोटा आ एवं बड़ा आ, री, उ या बड़ा उ, ठीक। ए और ऐ, इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं वो आप लोग बताएं। तीसरा, संवृत प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। जो मैंने आपको बाह्य प्रयत्न समझाए थे, आभ्यंतर प्रयत्न समझाए थे, ये स्थानों से संबंधित हो गए, ये प्रयत्नों से संबंधित हो गए। तो प्रयत्नों में जो संवृत प्रयत्न है उसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है या कौन कौन से वर्ण आते हैं ये आपको करके लाना है। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में जो मैंने उच्चारण स्थानों के विषय में बताया वो समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।